दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे अरविंद घोष या महर्षि अरविंद के प्रमुख राजनीतिक विचार। इसमें आप मुख्य रूप से उनके राष्ट्रवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक संघर्ष के तरीके तथा स्वराज के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों अरविंद एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारतीयों में चेतना जागृत करने के लिए धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्रवाद की नई परिभाषा और अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध तथा बहिष्कार जैसे साधनों की बात की, जो बाद में स्वदेशी आंदोलन का आधार बना। उन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार के साधनों को अपनाने की बात कही तथा उनका दर्शन एक विश्व राज्य या विश्व समाज की कल्पना का था, जिसमें उन्होंने माना कि इसका आध्यात्मिक नेतृत्व भारत द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ यूजीसी नेट आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरविंद के प्रमुख विचार। दोस्तों अरविंद घोष या महर्षि अरविंद आधुनिक भारत के महान राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का महानतम उन्नायक माना जाता है। अरविंद प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य माना था। तो अरविंद घोष की पहचान भारत के एक प्रमुख राष्ट्रवादी के रूप में है, जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को भारत का प्रमुख लक्ष्य माना था। दोस्तों रोमारोला ने अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट और एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा है। प्रमुख जीवनीकार रोमारोला ने महर्षि अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट तथा एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा है। एक अन्य विचारक हैं डॉक्टर फ्रेडरिक स्पल्जबर्ग द्वारा महर्षि अरविंद के बारे में कहा गया था कि वे हमारे युग के महान पैगंबर थे। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का मसीहा कहा था। आइए जीवन परिचय जान लेते हैं अरविंद का। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था तथा मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हुई थी। महर्षि अरविंद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योग, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इसके अलावा फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। तो काफ़ी समृद्ध साहित्य है जो कि अरविंद द्वारा रचा गया था। ये काफ़ी हद तक उनके फिलॉसफी यानी दार्शनिक विचारों की उस पर छाप है। दोस्तों अरविंद का जो विचार तत्व है या उनका दर्शन है मूलतः भारतीय है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन का भी उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई थी या उनका 7 वर्ष से आगे का जो जीवन था वो विदेश में ही गुजरा था और इसलिए उनके ऊपर पाश्चात्य या वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसका उनके ऊपर प्रभाव है, लेकिन मूल तत्व या दर्शन उनका मूल रूप से भारतीय है। इसके अलावा उन्होंने आध्यात्मिक नियतिवाद को समस्त परिवर्तनों का मूल माना है। महर्षि अरविंद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका जो आध्यात्मवाद या आध्यात्मिक नियतिवाद है उसको उन्होंने समस्त परिवर्तनों का मूल माना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अरविंद के दर्शन का आध्यात्मिक आधार क्या है। अरविंद के दर्शन का आध्यात्मिक आधार, अरविंद का मानना है दोस्तों कि ईश्वर और मानव के बीच एकता एवं ब्रह्मांड में एकता पाई जाती है। ईश्वर और मानव में कोई भेद नहीं है, ईश्वर और मानव के बीच में एकता पाई जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में एकता पाई जाती है। अरविंद ने संसार के परित्याग या संन्यास का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया था। महर्षि अरविंद विश्व सहिष्णुता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि धार्मिक विश्वास मुक्ति तक पहुंचने के विभिन्न साधन हैं। इसके अलावा इनके दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि ये आध्यात्मिक क्रांति का समर्थन करते हैं। महर्षि अरविंद आध्यात्मिक क्रांति या स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि सब कुछ ब्रह्म है या सभी कुछ ब्रह्म में समाहित है।
व्यक्ति का उद्देश्य ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। तो कुल मिलाकर ये अरविंद के दर्शन के आधार आपने जान लिए। अब आइए अरविंद के विचारों का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है उनके राष्ट्रवाद की संकल्पना, अरविंद के राष्ट्रवाद की संकल्पना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अरविंद की दृष्टि में राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक और आर्थिक नारा नहीं बल्कि यह आस्था का विषय है, यह मनुष्य का धर्म है। राष्ट्रवाद को अरविंद मनुष्य का धर्म मानते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक या आर्थिक नारा मात्र नहीं है बल्कि ये मनुष्य के अंतर्मन से जुड़ा है, उसकी आस्था और विश्वास से जुड़ा है। इसलिए राष्ट्रवाद मनुष्य का धर्म है। भारत को वो एक भौगोलिक इकाई या भौगोलिक प्रदेश नहीं मानते हैं। महर्षि अरविंद ने सबसे पहले भारत के बारे में एक भौगोलिक इकाई का संबंध न जोड़कर उसे एक मानवीय रूप में रूपांतरण किया था। भारत को मानवीय रूपांतरण सबसे पहले महर्षि अरविंद ने किया था। राष्ट्रवाद की संकल्पना में वे कहते हैं कि भारत एक भौगोलिक प्रदेश मात्र नहीं या भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकल्पना है जिसका लक्ष्य मानव के आध्यात्मिक विकास को पूरा करना है। भारत को वो माता मानते हैं। मानवीकरण करते हुए, भारत का मानवीकरण करते हुए वो भारत को माता या देवी के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं कि भारत माता साक्षात देवी हैं जो शताब्दियों से बड़े प्यार दुलार से अपने संतानों का पालन पोषण करती आई हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज वह विदेशी शासन के अत्याचारों से दुख में हैं, कराह रही हैं। भारत माता के पांव में पड़ी बेड़ियों को काटना उसकी संतान का प्रमुख कर्तव्य है। तो उन्होंने एक प्रकार से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता सदियों से अपने संतानों के रूप में हमको पालती आई हैं। आज वह ब्रिटिश सत्ता के अत्याचार से जकड़ी हुई हैं, उनके पांव में बेड़ियां लगी हैं। इसलिए युवा वर्ग का प्रमुख कर्तव्य है कि उनके पांव में पड़ी बेड़ियों को काटकर उन्हें स्वतंत्र कराया जाए। यह हमारी माँ के जैसी हैं और अपनी माँ को स्वतंत्र कराना हम सबका परम दायित्व है। अरविंद का विचार था कि मानव जाति के आध्यात्मिक जागरण में भारत को अनिवार्य भूमिका निभानी चाहिए। मानव जाति के आध्यात्मिक जागरण में भारत को वो अनिवार्य भूमिका निभाने की बात करते हैं। कहते हैं कि उसे समस्त भूखंड या समस्त विश्व को एक दिव्य संदेश देना है और उनके अनुसार स्वराज एक आवश्यक परिस्थिति है क्योंकि बिना स्वराज प्राप्ति के भारत अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक जागरण में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो विश्व के आध्यात्मिक जागरण की बात उन्होंने की, उसमें भारत एक आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक जागरण में उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और ये स्वाधीनता के अभाव में संभव नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले स्वराज आवश्यक है और तभी भारत अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भारत का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है और भारत की ये स्वतंत्रता केवल भारत के पक्ष में ही नहीं, भारत के हित में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हित में है। दोस्तों, अरविंद का मानना था कि भारतीय संस्कृति ही आध्यात्मवाद के द्वारा भारतीय संस्थाओं एवं संस्कारों को नष्ट होने से बचा सकती है। अरविंद का भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में पूर्ण विश्वास था और उनका मानना था कि जो भारतीय संस्कृति है, हमारे पुराने संस्कार हैं, वही भारतीय संस्थाओं और संस्कारों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिकता से साक्षात्कार था। महर्षि अरविंद का अंतिम लक्ष्य दोस्तों आध्यात्मिकता से साक्षात्कार था क्योंकि यही वह तत्व है जो भारत को फिर से एक महान और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता था। तो महर्षि अरविंद ने अपने विचारों में जो शीर्षस्थ उनका वो है शीर्षस्थ बिंदु है वो है आध्यात्मिकता का साक्षात्कार और यही उनके विचारों का शीर्षस्थ बिंदु है जहाँ पे वे कहते हैं कि सभी संस्थाओं और संस्कारों को नष्ट होने से बचाना भारतीय संस्कृति के आध्यात्मवाद की पहचान है।
इसके अलावा भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना आध्यात्मिकता से साक्षात्कार के द्वारा ही संभव है। श्री अरविंद को दृढ़ विश्वास था कि भारत अपनी आध्यात्मिक चेतना के बल पर संपूर्ण मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। भारत इतना सशक्त है, उसका आध्यात्मिक क्षेत्र इतना प्रबल है कि वो आध्यात्मिक चेतना के आधार पर संपूर्ण मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों, अरविंद ने अपने राष्ट्रवाद में आध्यात्मिकता को मिलाया और अपने राष्ट्रवाद में उन्होंने आध्यात्मिक स्वरूप को भारत की प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर तो आधारित किया है, साथ ही इसे मानवतावादी रूप भी दिया है। तो कुल मिलाकर जो महर्षि अरविंद का राष्ट्रवाद है वो भारत की स्वाधीनता से तो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है। वो किसी राष्ट्र का विरोध नहीं करने की बात करते हैं, बल्कि भारत को आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनाने की बात करते हैं, जो कि बाद में भारत आध्यात्मिक आधार पर संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसा महर्षि अरविंद का मानना और उनकी योजना भी है। इसके अलावा राजनीतिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण है महर्षि अरविंद का राजनीतिक संघर्ष का तरीका। राजनीतिक संघर्ष का तरीका कैसा होना चाहिए? चूंकि परिस्थितियां ऐसी थीं कि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था और उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति पाना और किस तरह से इस ब्रिटिश सत्ता के चंगुल से निकला जाए। तो उसमें महर्षि अरविंद के संघर्ष का जो तरीका था उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अरविंद उग्रवादी विचारक थे। महर्षि अरविंद उग्रवादी विचारक थे और विचारों से उग्रवादी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्हें उदारवादियों की अनुनय, विनय और याचिका प्रार्थना की नीति पसंद नहीं थी। वो जो कांग्रेस का जो नरमपंथी था या नरम दल था उसके सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, क्योंकि उदारवादी अनुनय, विनय, याचिका और प्रार्थना की नीति पर चलते थे। उनके अनुसार एक संवेदनहीन और अत्याचारी शासन के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त समझा। जो हमारी परिस्थितियां थीं उसमें ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिश सत्ता अत्याचार और लोगों पर ऐसे अत्याचार ढा रही थी कि उससे निपटने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार का तरीका उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध का विश्लेषण करते हुए इसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया कि इस निष्क्रिय प्रतिरोध में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सबसे पहला चरण लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों के आत्मविकास को बढ़ देना होगा या उसको बढ़ाना होगा। इसके अलावा स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, तभी निष्क्रिय प्रतिरोध का जो शुरुआती दौर है उसको सफल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि जनता द्वारा सरकार से कोई सहयोग नहीं करना, चाहे प्रशासनिक रूप में हो, कानूनी रूप में हो, शासन व्यवस्था के रूप में हो, किसी भी रूप में जनता को सरकार का कोई सहयोग नहीं करना होगा। ये उनके निष्क्रिय प्रतिरोध का मूल सिद्धांत था। बहिष्कार के अंतर्गत वे विदेशी माल का बहिष्कार करने की बात करते थे ताकि अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति को धक्का लगे। बहिष्कार का सीधा अर्थ है विदेशी माल का बहिष्कार, जिससे अंग्रेजों की तुरंत में आर्थिक शक्ति को धक्का पहुंचाया जा सके। साथ ही इसमें शैक्षिक बहिष्कार की बात की गई कि विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करें, लोग सरकारी स्कूलों में शिक्षा न लें, अपने द्वारा या अपनी जो कला संस्कृति के आधार पे जो शिक्षा है वैसे स्कूलों में शिक्षा लें। न्यायिक बहिष्कार यानी ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें भारतीयों को कभी न्याय नहीं मिल सकता। इसके अलावा कानून और व्यवस्था में बहिष्कार, प्रशासनिक और सामाजिक बहिष्कार के साथ जोड़कर इसे एक विस्तृत कार्यक्रम का रूप दे दिया गया और कुल मिलाकर निष्क्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार का सीधा मतलब स्वदेशी और बहिष्कार से हो गया। एक बात और महत्वपूर्ण है, महर्षि अरविंद और गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध में दोस्तों अंतर है। अरविंद और गांधी दोनों ही निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं, लेकिन गांधी जहां शांतिपूर्ण प्रतिरोध की बात करते हैं
हैं या प्रतिरोध के शांतिपूर्ण तरीके की बात करते हैं, वही अरविंद कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है और चूंकि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है और क्रूर शासन है, इसलिए इसके प्रतिकार के लिए हिंसा और आक्रामक साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अरविंद और गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध में ये अंतर है कि गांधी जहां शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग की बात करते थे, वहीं अरविंद परिस्थितियों के अनुसार हिंसात्मक और आक्रामक साधनों के प्रयोग के भी समर्थक थे। स्वराज पे विचार करते हुए अरविंद ने कहा कि पूर्ण स्वराज ही भारतीयों का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यानी पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ नहीं। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भारतीयों का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए और अपने सारे युक्त जतन और प्रयास इसी के लिए करने चाहिए, क्योंकि परतंत्र राष्ट्र में किसी भी देश का सर्वांगीण विकास, उसके निवासियों का विकास संभव नहीं है। भारत के लिए स्वराज्य से नीचे कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। उन्होंने राजनीतिक शक्ति और साधनों द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति को सर्वप्रमुख माना था। साथ ही अरविंद का विचार था कि स्वराज प्राप्ति के लिए अन्य राष्ट्रों से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर स्वराज पे उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज का विचार भारतीयों का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए और भारत के लिए स्वराज से नीचे कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है, और इसीलिए अरविंद को प्रथम राष्ट्रवादी या स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला एक प्रकार से प्रथम विचारक माना जा सकता है, जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज की बात की। अब आइए निष्कर्ष रूप में देखते हैं दोस्तों। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो अरविंद का भारतीय राष्ट्र निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रवाद और स्वराज का उनका संकल्प उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है दोस्तों, और अरविंद भारतीय राष्ट्र को ईश्वर की अभिव्यक्ति का साधन मानते थे और मानते थे कि पश्चिम की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यानी अरविंद भारतीय राष्ट्र को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते थे और पश्चिम की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि उन पर आक्षेप लगाया जाता है कि उन्होंने धर्म और आध्यात्मवाद का काफ़ी आदर्शवादी प्रयोग किया है और उनके विचार बहुत ही आदर्शवादी हैं, लेकिन अरविंद ने तत्कालीन समय और परिस्थितियों के आधार पर धर्म और आध्यात्मवाद का प्रयोग किया, और उनका धर्म और आध्यात्मवाद का ये प्रयोग भारतीय जनमानस के जागरण के लिए था। और उन्होंने एक विश्व राज्य की कल्पना करते हुए संपूर्ण मानवता के हित और कल्याण का आह्वान किया। तो उनका दर्शन विशेष रूप से एक व्यापक आधार वाला था, जिसमें संकीर्णता नहीं थी। चाहे उनका राष्ट्रवादी विचार हो या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार हो, विश्व राज्य की कल्पना का विचार हो और भारत द्वारा संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक नेतृत्व की बात हो, तो ये सब उनके मौलिक विचार रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपने देखा अरविंद घोष या महर्षि अरविंद के प्रमुख विचार। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।